नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में बात आज फिर उसी किसान की, उसी अन्नदाता की, उसी संघर्षशील लोगों की जो सड़क पर हैं। आज हमने तय किया कि लिखा जाए, बताया जाए, ठगिए मत कम से कम। और इस ठगिए नहीं का मतलब यह होता है राजनीति ठग लेती है, चुनाव ठग लेते हैं, सत्ता ठग लेती है। किन स्थितियों में किसान है, लेकिन किसान अगर ठान ले और इस देश के सारे किसान अगर वाकई एकजुट हो जाएं, तो क्या एक वैकल्पिक स्थिति इस देश में निकल जाएगी। पहली रिपोर्ट इसी से कि कल 11 बजे से मैं यहां नहीं बैठूंगा, बल्लभ भवन में नहीं बैठूंगा, मैं भैल के दशहरा मैदान पर बैठूंगा, जनता से, किसानों से चर्चा करने के लिए बैठूंगा और शांति बहाली के लिए मैं उपवास करूंगा। तो 6 किसानों की मौत के बाद शिवराज सिंह चौहान कल से अनिश्चितकालीन उपवास शुरू करेंगे। और याद कीजिए तो उससे पहले योगी 36,359 करोड़ रुपए कर्ज माफी कर चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस ने भी 30,000 करोड़ कर्ज माफी का ऐलान महाराष्ट्र में कर दिया है। और तमिलनाडु के किसान 40,000 करोड़ के कर्ज की माफी चाहते हैं और पंजाब के किसान 36,000 करोड़ के कर्ज की माफी चाहते हैं। वैसे तमिलनाडु और पंजाब में अभी आंदोलन की मुनादी किसानों ने की नहीं है। तो किसानों के संघर्ष की इन तस्वीरों को पहले देख लीजिए। तो हिंसा मंदसौर, देवास, सीहोर होते हुए अब शिवराज की नाक तले भोपाल तक पहुंच चुकी है। तो क्या किसान सड़क पर आ जाए तो फिर सरकारों को नतमस्तक होना ही पड़ता है? ये सवाल नहीं बल्कि देश में राजनीतिक सत्ता की कुंजी बतलाती है। और कुंजी क्या वाकई किसान के पास है? क्योंकि अगर वाकई किसान एकजुट हो गया तो वह उस संसदीय राजनीति का विकल्प बन सकता है जो चुनाव पर टिकी है और हर किसान को एक वोट का हकदार बनाती है। क्योंकि जरा देश के संसदीय चुनावी लोकतंत्र को ही पहले समझ लीजिए। 2014 के लोकसभा चुनाव में कुल वोटर 83,40,82,814 थे, जिनमें से बीजेपी को 17,14,36,400 वोट मिले। दूसरी तरफ कांग्रेस को 10,67,32,985 वोट मिले। और इस देश में किसान मजदूरों का सच यह है कि कुल 26,29,00,000 किसान मजदूर देश में हैं, जिनमें से 11,86,00,000 किसान तो 14,43,000 मजदूर। यानी देश के संसदीय राजनीति के इतिहास में 1951 से लेकर 2014 तक कभी किसी एक पार्टी को देश में मौजूदा किसान मजदूरों की तादाद से ज्यादा वोट नहीं मिला। 50 के दशक में भी नहीं मिला, यानी नेहरू के दौर में भी नहीं और मौजूदा दौर में भी नहीं। इसीलिए हर राजनीतिक दल के चुनावी घोषणा पत्र में किसानों की हक की बात आज से नहीं 1950 से लगातार की जा रही है। और 2014 में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने बाकायदा अपने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में किसानों पर पन्ना भर खर्च भी किया। कांग्रेस ने होशियारी दिखाई और सिर्फ उपलब्धियां गिना दी और कहा हम आए तो इसे लागू करेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी ने 2014 के चुनावी घोषणा पत्र में 50% न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का वादा किया कि हम सरकार में आएंगे तो किसान को जो लागत लगती है खेती करने में, जितना भी प्रकार का उसका खर्चा होता है, उस खर्चे का हिसाब लगाया जाएगा। उसके ऊपर 50% मुनाफा जोड़ दिया जाएगा और जो बनेगा वो सपोर्ट प्राइस होगी। अब जी, यह कागज का पन्ना चुनावी घोषणा पत्र का ही है, जिसमें बहुत साफ लिखा गया है कि जितना उत्पादन पर खर्च उससे 50% ज्यादा दिया जाएगा। और यही चुनावी वादा अब बीजेपी के गले की हड्डी बन चुकी है। और हिंसा के बीच किसान जगह जगह सवाल भी यही उठा रहे हैं। ये किसानों की मांगे जब तक नहीं मानी जाती और जो हत्यारे हैं जिनने गोली चलाई उन पे 302 का प्रकरण, शिवराज सिंह गद्दी छोड़े, मुख्यमंत्री पद से नरेंद्र मोदी जी नैतिकता के आधार पे शिवराज सिंह का इस्तीफा ले, ये किसान हितैषी है। तो लेकिन राजनीति के लिए अपना ही चुनावी वायदा कितना मायने रखता है, ये इससे भी समझा जा सकता है कि सत्ता में आने के अगले बरस ही केंद्र सरकार 50% समर्थन मूल्य बढ़ाने से 2015 में ही पलट गई। बकायदा 21 फरवरी 2015 को कोर्ट में एफिडेविट देकर कहा कि 50% न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाना संभव नहीं है और सरकार के मुताबिक ऐसा करने से बाजार पर विपरीत प्रभाव होगा।
तो सवाल सिर्फ चुनावी वादे और उससे पलटने भर का नहीं, सवाल तो यह भी है कि सरकार ने WTO के साथ समझौता कर 10% से ज्यादा समर्थन मूल्य न बढ़ाने पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। तो फिर आखिरी सवाल ये कि क्या चुनाव के दौर में कोई भी बोल कोई मायने नहीं रखते? तो किसान क्या हमेशा से इस चुनावी राजनीति में ठगा ही गया है और ठगा ही जाता रहेगा? ठगिए मत, ये लिखना पड़ा और बताना भी पड़ रहा है, क्योंकि ठगने का मतलब सिर्फ आंदोलन नहीं होता है, सड़क पर हिंसा नहीं होती है, उसका मतलब खुदकुशी भी होती है। जरा रिपोर्ट देखिए। तो एक तरफ किसानों की हिंसा की आग और दूसरी तरफ खुदकुशी का आलम। जी, एक के बाद एक देखते चले जाइए। एक तरफ आग है भोपाल में, सीहोर में, मंदसौर में, दूसरी तरफ खुदकुशी हुई है रायसेन में, सीहोर में, कोटा में, उस्मानाबाद में, गंजाम में, काशीपुर में, फतेहगढ़ साहिब में। और ये बीते 36 घंटों का ही सच है। यानी केंद्र से लेकर राज्य सरकारों के तमाम वादे किसानों के भीतर ऐसी उम्मीद जगा नहीं सके कि वह खुद अपनी जान लेने की कोशिश ना करें। हालांकि कोटा में तो हार्ट अटैक आया, लेकिन वह भी भाव न मिलने पर आया। तो हर किसान का अपना दर्द उसकी जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। और नतीजा इसी का कि रायसेन में कर्ज चुकाने के लिए बैंक के दबाव में परेशान किसान मीणा ने खुदकुशी कर ली। उस पर HDFC बैंक का 10 लाख रुपए का कर्ज था। बिजली का बिल भी 2 लाख रुपए पार कर गया था। बैंक वाले लगातार वसूली का दबाव बना रहे थे और किशन मीणा की फसल अच्छी हुई नहीं, दूसरा जरिया मिला नहीं, तो खुदकुशी ही कर ली। अब 3 छोटे छोटे बच्चे घर में हैं। इनका कर्ज से परेशान थे वो लोग। अभी कॉल पे कॉल किए जा रहे थे, दबाव डाल रहे थे पैसा देने के लिए। अभी कुछ दिन पहले आए भी थे घर पे, कुछ पेपर्स वगैरह देके गए थे, बोलते रहे थे नीलाम कर दिवा देंगे, ज़मीन को केस लगा देंगे, ऐसा दबाव डाल के गए थे वो लोग। और कॉल पे कॉल आ रहे थे उनके फ़ोन से, बहुत परेशान थे। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृहनगर सीहोर में ही कल 40 बरस के किसान विजय ने खुदकुशी कर ली। वजह वही कर्ज जिससे CM आंख मूंदे हुए हैं। कारण सबसे बड़ा जो आप वैसे ही माहौल बना हुआ है कि मेरे भाई को वैसे इतना कर्जा था कि वो परेशान थे, बार बार इसी चीज़ के लिए प्रेशर हो रहे थे। और मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ, ऐसे हर किसान की ऐसी हालत हो रखी है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, परेशान है हम लोग। उसको इतना परेशान किया गया कि उसने आज डिसीजन लिया, जबकि हमने उसको समझाने की कोशिश की। तो किसान कहीं भी हो, कर्ज को लेकर, फसल खराब होने को लेकर, मुआवजा न मिलने को लेकर, बीमा न पाने की स्थिति में, और इन सब स्थितियों में वो कहीं ना कहीं तनाव में है और उसके सामने कोई दूसरा उपाय बच नहीं रहा कि वो क्या करे। और ऐसे ही तनाव में रह रहे उत्तराखंड के काशीपुर के किसान तेजपाल थे, जिन्होंने कल अपनी लाइसेंसी बंदूक से खुद को ही गोली मार ली। और पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले में कल किसान लखवीर सिंह और जसपाल सिंह ने कर्ज के फंदे में फंसे होने के चलते खुदकुशी कर ली। लखवीर गांव डेरा मीरा का रहने वाला था, तो जसपाल गांव लाहौरी खुर्दा का। लखवीर पर 5 लाख का कर्ज था, जबकि जसपाल पर तकरीबन 15 लाख का। चुकाए कैसे, रास्ता कोई नहीं, कोई समझाने वाला नहीं, और दबाव इतना ज्यादा कि खुदकुशी कर ली। कोई ਜਿਹੜਾ बैंक वाले फोन करते सी, कार्ड ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਕਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀਗੀ। ਡੇਲੀ फोन करते ਸੀ, ਸਗੋਂ ਅੱਜ ਹੀ फोन आया बैंक वाले ਦਾ, ਸਗੋਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੀ परेशानी करने उन्होंने। इन तस्वीरों को देखते देखते महाराष्ट्र भी हर जहन में आएगा। महाराष्ट्र में खुदकुशी का सिलसिला तो इस देश में अव्वल नंबर पर है। तो ऐसे में वहां के किसानों का क्या हाल होगा? आंदोलन के वक्त ही महाराष्ट्र में 5 से ज्यादा किसान खुदकुशी कर चुके हैं। और नया मामला उस्मानाबाद का है। महज 2.5 लाख रुपए के कर्ज में डूबे 25 बरस के किसान संदीप शिल्के ने खुदकुशी कर ली। और वहीं उड़ीसा के गंजाम में 55 बरस के हरीशचंद प्रधान ने जहर खा लिया, क्योंकि धान की फसल का दाम नहीं मिला और कर्ज का बोझ था। हालात कितने मुश्किल, ये राजस्थान के कोटा में किसान सत्यनारायण की मौत से भी सामने आ गया। क्योंकि इटावा में रहने वाला सत्यनारायण लहसुन बेचने कोटा आया था, और कोटा की मंडी में पहुंचकर जब उसे लहसुन का भाव पता चला, जो इतना कम था कि उसे हार्ट अटैक आ गया, और वहीं उसकी मौत हो गई। बात कर रहे थे ऐसे भाव डाउन चल रहा है, और वो अपना जो आरती है वो भी बोल रहा था भाव डाउन है, ऐसे तो ऐसे बात करते करते उसके तो अटैक आ गया। यकीनन बार बार कहना पड़ेगा ठगिए मत, लेकिन बार बार ठगा जाता है किसान, अन्नदाता, संघर्ष करते हुए लोग जो सड़कों पर नजर आ रहे हैं।
इस रिपोर्ट को देखिए, तब आप समझ पाएंगे पहले क्या कहा, सत्ता में आने के बाद क्या कहते हैं। एक तस्वीर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले की, तो दूसरी तस्वीर छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले की। तो पहले महाराष्ट्र के सीएम को सुन लें, किसानों के हक में सत्ता में आने से पहले वो कहते क्या थे। सोयाबीनला भाव मिळत नाही, कापसाला भाव मिळत नाही, शेतकरी कर्जबाजारी झालाय, सरकारची कुठली मदत नाही, शेतकरी आत्महत्या करतोय, सरकार त्याच्याकडे पाहायला तयार नाही। आले दिंडीच्या माध्यमातून संपूर्ण मराठवाड्यामध्ये जागर, शेतकऱ्यांमध्ये जागर तयार करण्यात येणार आहे आणि 1 लाख शेतकऱ्यांच्या सह्यांचं निवेदन हे माननीय राजनाथ सिंहजी यांच्या हस्ते माननीय पंतप्रधानांना देण्यात येईल आणि त्यांना सांगण्यात येईल की जर शेतकऱ्यांच्या पाठीशी तुम्ही उभे राहिले नाही तर शेतकरी हा तुमच्या विरोधात उभा राहायला तयार आहे। तो फडणवीस सत्ता में आने से पहले सत्ता के लिए किसानों के हक में कुछ भी इस तरीके से खड़े थे जैसे सत्ता में आ गए तो महाराष्ट्र में किसानों की खुदकुशी रुक जाएगी, फसल के वाजिब दाम मिलने लगेंगे। सच क्या है, यह किसानों के आंदोलन ने जतला दिया। और अब देखिए छत्तीसगढ़ की तस्वीर। यह नजारा उस वक्त का जब 2013 में विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में अपना घोषणा पत्र जारी किया था। इसमें वादा किया गया था वो तीसरी बार सत्ता में आई तो धान का समर्थन मूल्य 1200 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2100 रुपए कर देगी और साथ ही 300 रुपए प्रति क्विंटल बोनस भी देगी। लेकिन 4 बरस बीत गए, वादे फकत वादे रह गए, किसान भड़के हुए हैं। 2013 के घोषणा पत्र में भाजपा ने साफ साफ कहा था कि हम किसानों को धान का समर्थन मूल्य 2100 रुपए और 300 रुपया बोनस देंगे, मतलब 2400 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों का भुगतान होगा और पूरा का पूरा धान खरीदा जाएगा, ये बात कही गई थी। लेकिन 3 साल पूरे हो गए, चौथा साल शुरू हो गया है, लेकिन उन्होंने अपने वादे को पूरा नहीं किया है। इसके कारण किसानों के मन में भारी आक्रोश है और इसमें उत्प्रेरक का काम किया है मध्य प्रदेश की घटना ने। 11 तारीख को किसान धरने पर बैठ रहे हैं, वहां पर रणनीति बनेगी, हो सकता है यहां पर भी उनका आक्रोश का ज्वालामुखी फूट पड़े। तो 11 जून से छत्तीसगढ़ में किसान मोर्चा आंदोलन की शुरुआत होगी। इस बीच कांग्रेस ने जरूर किसानों के समर्थन में प्रदर्शन शुरू कर दिया है। तो सवाल यही, मुख्यमंत्री उपलब्धियां बता रहे हैं लेकिन घोषणा पत्र के वादों का क्या हुआ, इस पर वो अब भी बोलने को तैयार नहीं। किसानों के जिनकी फसल क्षति हुई है, आगामी वर्ष में उनकी बीज की समस्या ना हो, उनके लिए अधिकतम 1 क्विंटल तक किसानों के लिए बीज की व्यवस्था की गई है। बीजेपी के घोषणा पत्र नहीं बल्कि संकल्प पत्र को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति गरमाई हुई है। किसानों के आंदोलन के मद्देनजर पुलिस का कड़ा बंदोबस्त किया जा रहा है। हालांकि किसानों के इस आंदोलन को शांत करने के लिए बीजेपी ने अपने रणनीतिकारों को मैदान में उतारा हुआ है। बावजूद इसके लोगों की निगाहें 11 जून को होने वाले किसानों के प्रदर्शन पर टिकी हुई हैं। तो सत्ता किसी भी राज्य में कोई से वादे हों, वादे धरे के धरे ही रह जाते हैं और किसान सड़क पर आ जाएं तो फिर होगा क्या। होता यह है कि महाराष्ट्र में तो चुनाव के कयास लगाए जाने लगे हैं, क्योंकि शिवसेना भाषणों को डालना शुरू कर दिया है जिसमें किसानों का जिक्र है और सत्ता में आने के बाद किसानों को किस तरीके से बेहतर जीवन मिलेगा उसका भी जिक्र है। जब 15 तारीख को आप वोट करने जाएं, कमल के निशान पर बटन दबाएं, उस समय उन किसानों का जरूर स्मरण करना जिनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो क्या शिवसेना बीजेपी का साथ छोड़ने की तैयारी कर रही है या फिर यह भी सियासी सौदेबाजी के लिए है? इंतजार कीजिए। रायपुर में सुनील नामदेव के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। मौजूदा वक्त में जनता दल यूनाइटेड बीजेपी के साथ नहीं है, लेकिन वाजपेयी के दौर में हुआ करती थी। तो केसी त्यागी से एक सवाल कि क्या सत्ता में आते ही लोग बदल क्यों जाते हैं? ये रूरल अनरेस्ट है और ये 2 दिन में पैदा नहीं हुआ है। और इस सरकार के 3 साल हो जाने के बाद प्रधानमंत्री का वो वादा भी किसानों को याद है जिसमें उन्होंने यूपीए सरकार पर आरोप लगाते हुए किसानों की दुर्गति के लिए उसको जिम्मेदार बताया था और घोषणा की थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कम मिलता है, मैं इसमें 50% की वृद्धि करूंगा। 3 साल में 3 रबी की 3 खरीफ की फसल के दाम घोषित हो चुके हैं। मैं चुनौती के तौर पर कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार का कोई प्रतिनिधि प्रतिवाद करे, 3.5% से ज्यादा की बढ़ोतरी अब तक एमएसपी में नहीं हुई है। मुश्किल सिर्फ इतनी नहीं, एक नई मुश्किल आपको दिखलाते हैं।
सरकार ने गाय को बेचने के लिए या पशु को बाजार जब लगता है उसके मद्देनजर जो चीजें जारी की उसको कभी ध्यान से पढ़िएगा, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। स्क्रीन पर देखिए उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें बाकायदा लिखा गया है पशु बाजार कैसा होना चाहिए। आवास हो, बाढ़ हो, चारा स्थल हो, कई नल हो, बाल्टियों से पानी की टंकी हो, अंधेरा नहीं होना चाहिए, पशु भूखा प्यासा ना हो, किसी बछड़े को नहीं बांधा जाए, एक रस्सी में कई पशु को ना बांधा जाए, फर्श फिसलन भरी ना हो, चारा भंडारण की जगह हो, बीमार पशुओं के लिए अलग बाड़ा हो, गर्भवती पशुओं के लिए अलग बाड़ा हो, पशु चिकित्सक हमेशा रहना चाहिए, कई शौचघर होने चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, गाड़ियों के लिए समुचित ढलान की व्यवस्था होनी चाहिए। कोई आदेश ऐसा नहीं है कि किसी से ज़बरदस्ती या किसी से ऑफिशियल तौर पर, एक रिक्वेस्ट के तौर पर एक वॉलंटियर डोनेशन जो है वॉलंटियरली उनसे डोनेट करने के लिए कहा गया। ये उनकी मर्जी है, वो दे या ना दे। कर्मचारी वर्ग में जहां रोष है तो वहीं कर्मचारियों का ये कहना है कि सरकार अपने फंड से आखिर गाय माता का भला क्यों नहीं करती है। कैमरामैन मनोज सांगवान के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक। दरअसल ये हरियाणा में व्यवस्था की गई है कि नंदी टैक्स सरकारी कर्मचारियों से लिया जाएगा और उससे पहले जो हम पढ़ रहे थे वैसी व्यवस्था होनी चाहिए, उसीलिए ये टैक्स लिया जाएगा। बहरहाल शायद इसीलिए कहा जाता है एक विजन होना चाहिए। आइए आज हम आपको बतलाते हैं मनरेगा के मद्देनजर बहुत से गड्ढे आपने इस देश में देखे होंगे। एक नए तरीके की रिपोर्ट देखिए, अच्छा लगेगा। ये जगमगाता चमचमाता भव्य आलीशान पैलेस जोधपुर का उम्मेद भवन है। लाखों लोग इसकी खूबसूरती निहार चुके हैं और हजारों हजार टूरिस्ट रोजाना यहाँ आते हैं। और अगर इसे निहारते वक्त कोई आपसे ये कह दे कि ये मनरेगा की देन है तो आप क्या कहेंगे? जी देखिए जरा इस भवन को, लेकिन चौंकिए मत, उम्मेद भवन वाकई मनरेगा सरीखी योजना का ही फल है। दरअसल 1920 के दशक के आखिर में जोधपुर में भयंकर अकाल पड़ा। लगातार 3 बरस गरीब किसानों के सामने भूखों मरने की नौबत आ गई और इस दौर में राजा उम्मेद सिंह ने गरीबों की आर्थिक मदद के मकसद से एक पैलेस बनाने का निर्णय लिया। हेनरी वॉगन लेंस्टर ने पैलेस का डिजाइन तैयार किया। हेनरी वही शख्स जिन्हें दिल्ली बनाने का ठेका नहीं मिल पाया था, क्योंकि दिल्ली का ठेका लुटियंस को मिला था। तो जोधपुर के राजा ने अकाल के वक्त हेनरी से किले का डिजाइन तैयार करवाया और कम से कम गारे, कम से कम पानी के बगैर कैसे यह भवन तैयार किया जाए, इसके लिए बाकायदा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ। 1929 में पैलेस की नींव रखी गई। करीब 3000 लोगों को पैलेस निर्माण के काम में लगाया गया ताकि उन्हें आर्थिक मदद दी जा सके। यह पैलेस 1943 में बनकर पूरा हुआ। हालांकि उसके बाद आलोचना हुई, यह खासा महंगा है और इसे बनाने में खासा वक्त लगा। लेकिन सच तो यही, इसे बनाने का मकसद ही कुछ और था। वैसे उम्मेद सिंह ने अपने मनरेगा के तहत सिर्फ उम्मेद भवन ही नहीं बनाया, बल्कि कई अस्पताल, स्टेडियम और बांध भी बनाए, जिसमें 3000 लोगों ने काम किया। यहाँ का पत्थर काम में आया और ये काम 13 साल चला। दिलचस्प यह है कि यही सब कुछ देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री उस वक्त के अशोक गहलोत ने 2003 में जब राजस्थान में भयंकर अकाल पड़ा तो उस दौर में काम के बदले अनाज योजना शुरू की और अकाल राहत योजना का काम देखने 5 बार सोनिया गांधी राजस्थान भी पहुंची। उसे समझा और बाद में देश में नरेगा के नाम से लॉन्च किया गया। ये अलग बात है मौजूदा वक्त में जब मनरेगा की रकम 48,000 करोड़ तक हो चुकी है तो मनरेगा का मतलब सिवाय तालाब के लिए गड्ढे खोदने और गरीब मजदूरों को 2 जून की रोटी के जुगाड़ से आगे बात जा नहीं पा रही है। तो ये अंतर होता है विजन का। नवीन दत्त, जोधपुर आज तक। और अब आपको गीत नहीं आज सुनाएंगे। दरअसल आज दिल्ली में पत्रकार एकजुट हुए। एनडीटीवी पर जो छापा पड़ा, अभिव्यक्ति की आजादी का सवाल लेकर प्रेस क्लब में सब जमा हुए। तो सुनी जाए उनकी बात और उसके जरिए गीत मन में गुनगुनाइए। इतने बाजू इतने सर, इतने बाजू इतने सर, गिन ले दुश्मन जान से। All of us have this, should have this commitment. But look here, as far as the freedom of press is concerned, we would not allow, we cannot allow anybody to muzzle it. इतने बाजू इतने सर, गिन ले दुश्मन
दुश्मन जान से इतने बाजू। Freedom after speech is really what freedom of speech is all about. Please, all of you, never forget this. You are allowed to speak. Speak as much as you like. But there is one fellow waiting there to nab you and put you in so that you can't speak again. That is the protection that we are asking for. So their basic idea is crawl or we'll come and get you. Stand up, they'll never come for you. Mark my words. तुझसे पहले जो यहाँ तख्त नशी था, he who was occupying this throne before you, तुझसे पहले जो यहाँ तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने का उतना ही यकीन था।